ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में। उस एक्ट में पंचायत की व्यवस्था हुई और ये पंचायत राज्यों का विषय, राज्यों की सूची में डाला गया। ठीक है, मतलब राज्य इसको मैनेज करेंगे, यूनियन की बात पे नहीं थी, राज्य इसको करेंगे। तो फिर जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो जो हमारे स्टेट्स के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 36 to 51 स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ये वर्णित है। उसमें आर्टिकल 40 ये साफ कहता है कि राज्य कदम उठाएंगे क्या करने के लिए, तो पंचायती राज स्थापित करने के लिए, ताकि लोकल ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी प्रमोट हो सके और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। ठीक है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो। ये हमारा आर्टिकल 40 कहता है। और उसके पीछे जो भावना थी उसमें महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का कंसेप्ट, उन्होंने कहा था कि ग्राम स्वराज हो, तो उसी में ये हुई कि उसमें हम लोग करेंगे। तो वहाँ तो आर्टिकल में हमने कहा कि हम कदम उठाएंगे। अब कदम सरकार ने क्या उठाई, तो सबसे पहले इसमें एक 2 अक्टूबर का दिन था, 2 अक्टूबर 1952 एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें लॉन्च की कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस दिशा में बढ़ने की अगर हम लोग कहें तो पहला कदम वहाँ से शुरू हुआ। और 1957 में एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। कि अब ये पंचायती राज जो आर्टिकल 40 में जिसका हम लोग उल्लेख कर रहे हैं वो कैसे हो, इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि ये जो पंचायती व्यवस्था है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो 3 स्तर का होना चाहिए, 3 टियर। 3 टियर मीन्स ग्राम लेवल पे पंचायत, फिर प्रखंड लेवल पे या मंडल के लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, जो भी अलग जगह नाम अलग अलग होगा, और तीसरा जिला स्तर पे एक समिति होगी जो कि एपेक्स होगी इस व्यवस्था की। उसकी जरूरत भी थी, क्योंकि गांव कोई भी अगर डेवलपमेंट का हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक गांव की सीमा में ही हो जाए, तो फिर बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो 2 गांव होंगे, 2 पंचायत होंगे, 2 ब्लॉक होंगे, तो जिला स्तर पे की समिति होगी जो चीज़ों को करेगी। तो ये उनका आया। उन्होंने कहा कि जो एक चीज़ उन्होंने और कही कि ब्लॉक लेवल का जो है ब्लॉक समिति जो होगी वो बेसिक यूनिट होगी। बेसिक यूनिट करने का मतलब फंड वगैरह उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या हुआ है अभी वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो रिकमेंड किया फंड वगैरह ब्लॉक मंडल समिति के पास जाएगी, वही प्लान करेंगे। ग्राम समिति में उसको असिस्ट करेगी। 3 टियर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको शायद का वो कर रहे हैं, तो ये होगी। फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे एक हम लोग पढ़े थे 1959 में पहला ग्राम पंचायत राजस्थान का नागौर किया गया था एस्टैब्लिश फर्स्ट। लेकिन बातें उतनी अच्छी से चली नहीं, लोग रिलेक्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। तो फिर उसको 1977 में एक और कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, बलवंत राय कमेटी थी 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता या बलवंत मेहता, और 1977 में हमने फिर एक कमेटी बनाई, अशोक मेहता कमेटी।
ठीक है। अशोक मेहता कमेटी ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, उन्होंने कहा कि ये 3 टियर नहीं बल्कि इसको 2 टियर ही बनाइए, ठीक है, द्विस्तरीय। इन्होंने क्या कहा दिया कि यह त्रिस्तरीय ना हो करके द्विस्तरीय 2 टियर होना चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत का कंसेप्ट इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि 15 से 20 हजार के पॉपुलेशन के लिए एक मंडल समिति यानी ब्लॉक लेवल कमेटी ये बना दीजिए, पंचायत बना दीजिए, और फिर जिला पंचायत, जिला परिषद तो होगा ही, तो 2 स्तर की इन्होंने कर दी, ठीक है। 15 से 20 हजार के लिए एक कमेटी। फिर यहां से भी बातें नहीं बनी, चीजें कुछ नहीं हुआ। 1985 में फिर एक कमेटी का रिपोर्ट आया, JKV राव कमेटी। JKV राव जो समिति जो बनती है उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके नाम पे समिति को हम लोग जान लेते हैं, इसलिए चर्चा करते हैं। तो JKV राव कमेटी, ये कमेटी एक्चुअली पंचायती राज के लिए नहीं थी। इस कमेटी का काम था, पर्पस था कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ठीक है, गांव का विकास कैसे हो, कैसे गरीबी का उन्मूलन हो, पर्पस इसका मेन था। तो जब ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो फिर पंचायतों को आना ही पड़ेगा। उसके रेफरेंस में इन्होंने रिकमेंड किया कि जिला परिषद में अलग अलग समितियां बनाई जाए। जिला परिषद हो जहाँ पे अलग अलग समिति बनेगी, मतलब इस काम के लिए समिति, उस काम के लिए, है ना। ऐसे अगर कर दें तो सिंचाई व्यवस्था के लिए अलग समिति, ऊर्जा व्यवस्था के लिए अलग समिति, ऐसे करके समितियों की उन्होंने रिकमेंडेशन कर दी, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और कहा कि एक स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हो, जिला स्तर से ऊपर। अब एक आगे इन्होंने कहा कि जिला परिषद में कमेटियां बन जाए, पंचायतों की इन्होंने बात नहीं करी। और इन्होंने फिर कहा कि स्टेट लेवल पे स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एक बना दिया जाए, जो जिला परिषदों की जो आएगी रिकमेंडेशन से आएंगे उसके प्लानिंग करेगी, ठीक है। फिर हम लोग नहीं आए पंचायती राज में, तो 1986 मतलब सरकारें विभिन्न कारणों से इसको टालती चली गई, सीधी सी बात है, कारण जो भी हो विभिन्न कारणों से इसको टालती चली गई। 1886 में फिर ML सिंघवी की कमेटी आई। ML सिंघवी कमेटी आई तो उसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दीजिए, ठीक है, ऐसे करने से नहीं होगा, उसको संवैधानिक दर्जा देना होगा। मीन्स संवैधानिक दर्जा अगर नहीं देंगे तो फिर कोई करेगा क्या कि उसकी बात रिकमेंडेशन है, नहीं मानेंगे, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। 1950 से कोशिश कर रहे हैं, मन में है, तो आर्टिकल 40 में हमने लिया था उसको, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ML सिंघवी जी ने कहा था, ठीक है। और पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा राशि मुहैया कराइए, फंड कराइए, ताकि वो अपना काम कर पाए। इस समिति के बाद भी हम लोग पंचायत नहीं बना पाए। फिर 88 में हमने फिर एक बनाई, PK थुंगन कमेटी। थुंगन PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन कमेटी ने भी यही कहा कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, यानी कि बनाना ही पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाने के बाद करना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसको आप दीजिए। तो इसी बेसिस पे PK थुंगन कमेटी और पिछले जितने भी मेजर तो बलवंत राय मेहता ही कहे हम लोग पंचायती राज का, उन्हीं की सारे रिकमेंडेशन ज़्यादा चल रहे, उसी के बेसिस पे उसमें मैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। हाँ, 1989 में 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था, उसके लिए तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा।
तो 64वां संविधान संशोधन 1989, राजीव गांधी इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में अटक गया, नहीं हो पाया पास। तो बातें फिर वहीं की वहीं रह गई, कुछ नहीं हुआ। फिर आते आते 1992 में फाइनली थर्ड अमेंडमेंट था। 64 तो हमारा फेल कर गया, नहीं हुआ, लेकिन 73rd अमेंडमेंट में पास हुआ, वो कानून बनी। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज की व्यवस्था हुई, पंचायती राज अधिनियम हुआ। और हमारे यहाँ ये अब हम लोग धीरे धीरे उसको लागू कर रहे हैं सब जगह। उसमें इसी के तहत ग्रामीण रूरल क्षेत्र में पंचायत, शहरी क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बाबा जुटा, ये सब इसमें आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243 क्यू, ये 16 आर्टिकल्स जोड़े गए जो पंचायती राज के बारे में है, ठीक है, पंचायत के बारे में है। ये पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज आ गए, पार्ट 9B में फिर बाद में उसमें कोऑपरेटिव्स जुट गए। इसमें एक शेड्यूल बनाया गया अलग से, शेड्यूल 11, पार्ट 9 ये पंचायती राज, 9A म्यूनिसिपैलिटीज और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। शेड्यूल 11 जोड़ा गया, शेड्यूल 11, जिसमें उन विषयों की चर्चा है, लिस्टिंग की गई जो पंचायत के अधिकार में होगा, जो पंचायत देखेगी। ऐसे 29 सब्जेक्ट्स शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स रखे गए, जिसकी व्यवस्था यानी कि जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, शिक्षा है, सुरक्षा है, बहुत सारे टोटल आपके 29 चीजें यहाँ पे रखी गई। शेड्यूल 11 बना दिया गया और आर्टिकल 243 से लेके 243 क्यू, है ना, यहाँ तक जोड़े गए, जो कि पंचायती राज के बारे में रखती है। अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे तो 243 में डिफिनीशन है, 243A में ग्राम सभा का क्या होगा इसकी चर्चा है, 243B में कॉन्स्टिट्यूशन यानी कहने का वो स्टेट का मैटर होगा, इसका जिक्र है कि राज्य उसको करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन राज्य बनाएगी, क्योंकि राज्य का भी मामला है तो राज्य बनाएगी। उसके बारे में राज्य का लेजिस्लेशन जिस किसी राज्य की होगी ये उसका लेजिस्लेचर बनाएगा कि उसका कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगी, राज्य का विषय है। फिर सी में चर्चा है, सी कहती है कि ये जनसंख्या के आधार पर होगा, जहाँ जनसंख्या के आधार पर इसको बनाया जाएगा, कितने पंचायत होंगे, पंचायत में वार्ड कौन कौन से होगा, कितने मेंबर्स होंगे, ये जनसंख्या के आधार पर होगा। डी जो है 243D, ये रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है। कभी कभी ये पूछ देता है किस में रिजर्वेशन का प्रोविजन है पंचायत में, तो 243D रिजर्वेशन का प्रोविजन करता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके थे, एसटी के लिए, एससी के लिए और वुमेन के लिए। जो ई है
243E ये बताता है कितने दिनों का कार्यकाल, 5 सालों का कार्यकाल। F बताता है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कैसे लोग उसे डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, क्या नहीं होना चाहिए उसके मेंबर होने के लिए, ठीक है। G ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं के पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। H 243H ये बताता है कि फंड कहाँ से इसका होगा, जिसमें फंड की हम लोग बात करेंगे तो ये 243H इसमें फंड का है, निधि कहाँ से आएगी, तो ये निधि पंचायतों को 3 तरह से आ रही है। बेसिकली कहेंगे 2 तरह से कहेंगे, तीसरा दंड हो जाता है तो 3 कह लीजिए। टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त है उसको, टैक्स से आएगा। कुछ दंड करने का प्रावधान है, उससे आएंगे। और मेजर पोर्शन ग्रांट से आएगा। ग्रांट मीन्स केंद्र सरकार राज्य सरकार जो देगी, वित्त आयोग करेगी उसको, कितना देना है ग्रांट, हाँ ग्रांट से आएगा, अनुदान से, कर दंड और अनुदान तीनों से उसको पैसा आएगा। एच में हमने कह लिया ग्रांट का। आई कहता है कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग, वो उसके वित्तीय स्थिति की जांच करेगी और उसके रिकमेंडेशंस करेंगे। जे में ऑडिट की व्यवस्था है, के में इलेक्शन के प्रोसेस की व्यवस्था है, ऑडिट करने का, अंकेक्षण का, के में इलेक्शन, एल यूनियन टेरिटरीज में इसकी व्यवस्था के लिए है, वहां भी लगेगा। और 243M ये एक्सक्लूजन का है। ये क्या कर रहा है कि शेड्यूल्ड एरिया में जो शेड्यूल 5 में है, वहां पे ये लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ भी ये लागू नहीं होगा। इस चीज के लिए एम में इसके अलावा जो रीजनल काउंसिल वाले जो एरिया है उसमें भी ये लागू नहीं होगा। जैसे गोरखा रीजनल काउंसिल है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, इन लोगों की अपनी व्यवस्था है, मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग अपनी व्यवस्था है। इन सबों को एक्सक्लूड किया गया। जो रीजनल काउंसिल वाले जो एरिया है उनको, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को, और शेड्यूल्ड एरिया में शेड्यूल 5 में जो एरिया है उनको एक्सक्लूजन शेड्यूल M में। ठीक है, इस तरह से ये बनी हुई है। अब क्या है कि ये जो पंचायत है, ये चूंकि स्टेट का मामला है, राज्य का मामला है। किसका मामला है ये? राज्य का विषय है। तो हर राज्य अपने लिए कानून बनाएगी। यानी कि हमारा पंचायत क्या होगा, ये उसका एक्सक्लूसिव उसको कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल 243O ये कहता है कि कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जो लेजिस्लेचर ने जो किया डिलिमिटेशन, उसको कोर्ट में भी हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो मीन्स उसका अधिकार है। तो अब ये राज्य का अधिकार है, तो पूरे भारत में एक जैसा ये नहीं है, क्योंकि राज्य है, राज्य अपने हिसाब से उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो रिसोर्सेज हैं, कल्चर है, उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है सब जगह एक ही है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि जहां कहीं भी जिस किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा है, 20 lakhs, मोर देन 20 lakhs, वहां पे पंचायत त्रिस्तरीय है, 3 tier। ठीक है, और जहां 20 लाख से कम है
वहाँ द्विस्तरीय, गोवा में द्विस्तरीय, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि सब जगह त्रिस्तरीय नहीं है, 3 tier नहीं है, ठीक है, सिक्किम में नहीं। अब जो हम लोग आ जाते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो त्रिस्तरीय में, अगर हम लोग देखें एक स्तर, द्विस्तरीय में एक मिड लेवल गैप हो जाता है। तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत एक स्तर हो गया जो कि सबसे निचला बेसिक यूनिट हो गया, ठीक है। दूसरा ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या मंडल समिति, अलग अलग जगह पे नाम भी अलग अलग है, अलग अलग है। और तीसरा जो एपेक्स हो गया, ये तो मिड लेवल हो गया, और एपेक्स जिला परिषद। तो पंचायती राज में जो निचला स्तर है, जो बेस है, वो ग्राम पंचायत है, और जो उच्च स्तर है, एपेक्स है, वो जिला परिषद है, ठीक है। एकदम क्लियर कट रखना है। जिला परिषद उच्च सर्वोच्च इकाई है ग्राम पंचायती राज की। जहां पे 20 लाख से कम है यानी कि 2 tier है, वहां पे मिड लेवल यानी कि ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति नहीं होती है। ग्राम पंचायत वहां भी होगा, जिला परिषद वहां भी होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत जो बेस लेवल है, वहां पे क्या होंगे, एक मुखिया होगा, मुखिया कहें, प्रधान कहें, कहीं कहीं सरपंच होते हैं अलग अलग राज्यों का। तो एक मुखिया और उसके साथ साथ उसके मेंबर, वार्ड मेंबर्स, ठीक है, जो दोनों 5 साल के लिए चुने जाएंगे। इन दोनों का ही चुनाव डायरेक्ट होता है। पंचायत में एक मुखिया, प्रधान, सरपंच, जहां जो नाम हो, वो उसके साथ साथ वार्ड मेंबर्स। वार्ड का निर्धारण जनसंख्या के हिसाब से होता है, कितने वार्ड होंगे जनसंख्या के हिसाब से होता है। वार्ड मेंबर्स होंगे, इन दोनों का सीधा चुनाव होता है। सीधा चुनाव करने का मतलब ग्राम सभा चुनेगी इनको, ठीक है। इनका चुनाव कौन करेगी, ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब उस ग्राम क्षेत्र में, उस पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उस ग्राम क्षेत्र, ठीक है, वो ग्राम सभा बनाती है। तो ग्राम सभा के द्वारा ये सीधे चुने जाएंगे प्रधान और वार्ड मेंबर, ठीक है। कहीं पे सरपंच करते हैं, कहीं पे, और कहीं कहीं पे क्या है कि न्याय पंचायत अलग है और डेवलपमेंट पंचायत, ये ग्राम पंचायत अलग है। तो जहां न्याय पंचायत, जैसे बिहार में मुखिया भी होते हैं, वार्ड मेंबर भी होते हैं, और वहां पे न्याय पंचायत यानी गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, ठीक है, 5,000 रुपये तक की वैल्यू अभी 50,000 का कर दिया है कहीं इसमें, वहाँ उस झगड़ों के निपटारा के लिए ये सक्षम होता है। उसकी अपनी कोर्ट है गांव का, उसको कहते हैं ग्राम पंचायत। तो किसी किसी राज्य में एक ही है, कहीं कहीं पे दोनों अलग हैं। तो न्याय पंचायत में फिर एक सरपंच होंगे जो मुख्य पंच हो गए, और उसके अलावा पंच होंगे, उनका भी चुनाव होता है, ठीक है। किसी किसी राज्य में एक ही है, न्याय पंचायत अलग से नहीं है, सरपंच ही है, वही दोनों काम, दोनों उनको है करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हर पंचायत में एक ग्राम सचिव होता है। तो ग्राम सचिव जो होते हैं वो परमानेंट स्टाफ होता है, वो नियुक्त होते हैं, सरकार उनको दरमाहा देती है ग्राम सचिव की। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव होगा, ठीक है। तो प्रधान या मुखिया प्लस वार्ड मेंबर, सरपंच, पंच, जहाँ न्याय पंचायत अलग से है या जहाँ दोनों एक ही है, सरपंच वहाँ है, और ग्राम सचिव जो कि परमानेंट है। फिर ब्लॉक लेवल पे हम लोग आ जाते हैं। ब्लॉक पंचायत में या पंचायत समिति में, ये मिड लेवल का है, यहाँ पे मेंबर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो ग्राम पंचायत है इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर हैं जिनका चुनाव सीधे ग्राम सभाएं करती हैं। उस पंचायत, उस ब्लॉक के में जितनी भी ग्राम पंचायत होंगी, उसकी जो ग्राम सभा होगी वो सीधे रूप से चुनती है, जिसको कि पंचायत समिति सदस्य कहते हैं, ठीक है। तो या ब्लॉक पंचायत सदस्य, उसकी सीधी चुनाव होती है। फिर कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत में क्या था, सभी इलेक्टेड थे,
लेकिन पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत में कुछ इलेक्टेड, कुछ एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब कि जितने भी पंचायत हैं उसके जो प्रधान, मुखिया या सरपंच हैं वो उसके पदेन सदस्य हो जाएंगे। उस ब्लॉक में जितना भी पंचायत है उसके जो प्रधान, मुखिया या सरपंच होंगे वो उसके एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य हो जाएंगे। तो ये हो गए। इसके अलावा वहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो एंड एसोसिएट। एसोसिएट कौन होंगे? उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो पढ़ रहा है, उस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए होगा वो, और सॉरी, जिस क्षेत्र में, उस जिस लोकसभा क्षेत्र में वो पढ़ता होगा उसके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद और विधायक, ये उसके एसोसिएट मेंबर होंगे। ग्राम पंचायत में वो नहीं होते हैं लेकिन यहाँ पे वो मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा को एसोसिएट मेंबर होते हैं ब्लॉक में, इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो, एसोसिएट, को एसोसिएट। को एसोसिएट कहने का मतलब कि जिस ब्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं उस ब्लॉक के कृषि सहायक, कृषि सेवक, है ना, या उससे स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ऑफिसर्स, ये उसके को मेंबर्स होते हैं, को एसोसिएट हो गए। इसके अलावा वहां नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते हैं। नॉमिनेटेड कौन होंगे, कब होंगे? अगर सदस्यों की, समिति के सदस्यों में एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है अप टू द लेवल, हो सकता है ना ऐसा, तो जिला प्रशासन उस वर्ग के किसी व्यक्ति या वुमेन का है, महिला को वो नॉमिनेट करेगी, ठीक है। नॉमिनेशन कब होगा? अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, 33%, 50% जहां जो है वो अगर नहीं होता है तो जिला प्रशासन क्या करेगी? नॉमिनेट करेगी उस क्लास की, ये नॉमिनेटेड। तो मिड लेवल में आपके पास इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो, एसोसिएट, को एसोसिएट, नॉमिनेटेड, इतने तरह के मेंबर हो। इलेक्टेड, एक्स ऑफिशियो पदेन मतलब निर्वाचित, पदेन और सहयोग, इसके अलावा नॉमिनेटेड, ठीक है। और उस प्रखंड के, जिस प्रखंड की हम लोग बात कर रहे हैं उस प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, वीडियो, वो उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। यानी कि जो निर्णय लेगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा कौन? वीडियो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होंगे? वीडियो होंगे, ठीक है। ब्लॉक के, उस ब्लॉक के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे उसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ये प्रखंड स्तर पे, प्रखंड समिति में एक प्रमुख का चुनाव होता है और एक उप प्रमुख का। यहाँ तो मुखिया तो डायरेक्ट चुने गए थे, सरपंच का भी चुनाव हुआ था। यहाँ इनके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख कहते हैं उनको, या उपाध्यक्ष होंगे, उप प्रमुख कहते हैं उनको, ये डायरेक्टली नहीं चुने जाते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कहने का मतलब कि जो मेंबर्स हैं वो अपने में चुनते हैं, अपने में से जो पहली मीटिंग होगी पंचायत समिति की या ब्लॉक समिति की, उसी मीटिंग में ये चुन लिया जाएगा। फर्स्ट मीटिंग इलेक्शन होने के, कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो पहला मीटिंग होगा उसमें वो प्रमुख और उपप्रमुख को चुन लेती है, ठीक है। अब इसके ऊपर एपेक्स है, जिला स्तरीय। जिला परिषद जो है, एपेक्स है, यहाँ भी कुछ निर्वाचित होते हैं जिनका चुनाव जिला क्षेत्र में जितने भी ग्राम सभाएं हैं उनके सदस्य करेंगे, चुनाव होती है। कुछ एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक्स ऑफिशियो कौन आएंगे? ये जितने भी प्रमुख थे
जो चुने गए हाँ पंचायत समितियों में, ब्लॉक समिति में, वो वहाँ के एक्स ऑफिशियो हो जाएंगे, ठीक है, उनको वहाँ मिलेगा। और एसोसिएट होते हैं एमएलए एमपी, को एसोसिएट्स होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल सहायक जो वहाँ पे है, कृषि सहायक, जो ग्रामीण मामलों से रिलेटेड और भी जो विभाग हैं वो उनके वो होंगे वहाँ के, और वहाँ भी नॉमिनेटेड होते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया तो जिला प्रशासन नॉमिनेट करेगी, अगर हो गया तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिला परिषद में, जिला परिषद भी अपना जो चेयरमैन है, ठीक है, अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट यानी कि मेंबर्स मिलकर करते हैं, अपने में अध्यक्ष चुन लेते हैं, ये मेरा अध्यक्ष हुआ। जो पहली बैठक होगी वो अध्यक्ष चुन लेंगे वहां पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारी व्यवस्था क्या अच्छी की थी, ग्राम पंचायती राज की व्यवस्था, ठीक है। अब क्या है कि अभी जो हम लोगों का मुख्य चर्चा करना था वो था जहां पे ये लागू नहीं हुआ, यानी कि शेड्यूल 5 के जो एरिया थे, ठीक है। शेड्यूल 5 में जो एरिया थे, जो राज्य उनके लिए यहाँ तो लागू नहीं है। उनके लिए कौन कौन से राज्य थे ऐसे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। ये इसमें भी पता कि राज्यों में कहीं कहीं किसी किसी राज्यों